Hello students, welcome to Learn in Commerce once again, and in this video we will discuss with two questions of one of comparative income statement and one of cash flow statement, the second part of your practice paper of class 12th accounts. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपके इस 12th क्लास के अकाउंट्स के सॉल्व प्रैक्टिस पेपर की अगली वीडियो के लास्ट के टू क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 जो कंपैरेटिव और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे बताया था पिछली वीडियो के अंदर हमने 8 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए थे और इसका भी अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हैं इस पूरे प्रैक्टिस पेपर के वो 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं। इसमें 31 क्वेश्चन आपका है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का और 32 क्वेश्चन है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आप अब इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका कंपैरेटिव का पहला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट की फिगर्स दे रखी हैं और आपको यहाँ से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देख क्या रहा है, 2018-19 की फिगर है और 2019-20 की फिगर्स हैं, जिसमें रिवेन्यू ऑपरेशंस है 50 लाख से 80 लाख, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट गिवन है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 31 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ पर आपका 2 साल की फिगर्स हैं, एक है 18-19 की और एक है 19-20 की। 2018-19, 2019-20, ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके हम पूरे स्टेटमेंट तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसमें आपको दे रखी 2 फिगर्स 50 लाख और 80 लाख। ठीक है, और डिफरेंस निकाल देते हैं। जो सी हमारा पार्ट है बी माइनस ए, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये हो गया हमारा 30 लाख रुपए। तो मैं साथ साथ अब परसेंटेज बाद में निकाल देता हूँ, पहले मैं को कैलकुलेट कर लेते हैं। रेवेन्यू ऑपरेशंस के बाद अदर इनकम कुछ है नहीं इसके अंदर, तो आपका फर्स्ट पार्ट तो यहीं खत्म हो जाता है, यानी कि आपका टोटल इनकम यही है आपकी। तो इसको हम यहीं रोक सकते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपके पास है सेकंड पार्ट पे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 टाइप के। एक दे रखे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो 10% है रेवेन्यू ऑपरेशंस का दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। तो एक हमारा हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। टेन परसेंट, तो इस 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए, और 80 लाख का 10% 8 लाख रुपए, और इसका डिफरेंस हो गया 3 लाख रुपीज़। उसके बाद बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10 लाख और 12 लाख। टेन लाख एंड 12 लाख, और यहाँ पर आपके पास बी माइनस सी करके आता है 2 लाख। एक्सपेंसेस और नहीं है हमारे पास, तो इन एक्सपेंसेस टोटल कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस आपके पास जो हो गए वो हो गए, जो सेकंड पार्ट निकल के आएगा आपका 5 और 10 15 लाख, 8 और 12 20 लाख, और डिफरेंस हो गया 5 लाख, और यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 5 लाख ही आ रहा है। अब यहाँ पर 1 में से 2 माइनस करके आपका थर्ड पार्ट जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1 माइनस 2, यानी कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। 50 लाख माइनस 15 लाख मतलब 35 लाख, 80 लाख माइनस 20 लाख 60 लाख,
और इसमें से माइनस करते हैं तो 25 लाख आता है, और उधर से भी देखेंगे तो 30 में से 5 करके 25 लाख ही आता है। ठीक है, उसका 4th नंबर पे आपको टैक्स दे रखा है, और टैक्स दे रखा है आपको क्वेश्चन में दोनों तरफ 40%। तो 40% निकालना है आपको। 35 लाख का 40% होता है हमारा 14 लाख। 60 लाख का 40% 24 लाख, और माइनस करके होगा 10 लाख। अब इधर से माइनस करते हैं तो निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपका हो गया 35 माइनस 14 21 लाख, 60 माइनस 24 36 लाख, और 25 माइनस 10 15 लाख। और इधर से भी डिफरेंस 21 और 36 का हमारा 15 लाख बनता है। ये हमने सी कॉलम भी खत्म कर दिया। अब डी कॉलम में आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो सी अपॉन ए 200 करनी है। सी अपॉन ए मतलब कि यहाँ देखेंगे तो 30 लाख अपॉन 50 लाख, 30 लाख अपॉन 50 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 60% बनता है। तो ये हो गया आपका 60%। 3 लाख अपॉन 5 लाख करूँगा तब भी 60% बनेगा। 2 लाख अपॉन 10 लाख करूँगा 20% बनेगा। यहाँ है 5 लाख अपॉन 15 लाख, 5 अपॉन 15 करता हूँ तो हमारे पास आता है 33.3%। इधर देखते हैं 25 अपॉन 35 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम 500 को 7 से 7 7 से 49 और बचा 10 30 71.43%। ठीक है, इधर देखते हैं 10 अपॉन 14, 10 अपॉन 14 भी 5.7 बनता है, यानी सेम आपका 71.43% बन जाएगा। इधर आपको दे रखा 15 अपॉन 21, और 15 अपॉन 21 करते हैं तब भी आपका 3 से काट के 5.7 बनता है इंटू 100, तो वो भी आपका 71.43% बनेगा। इस तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये पूरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। ये बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की 31 मार्च 20 की, और 19 की आपके पास साथ फिगर्स दे रखे हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सब कुछ गिवन है। एडजस्टमेंट कौन सी गिवन है? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर 1 नंबर नोट है रिजर्व एंड सरप्लस का, सरप्लस दैट इज बैलेंसिंग स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 2 साल की फिगर्स हैं 3,08,000 1,08,000, ये 19 की है 20 की है। ओल्ड मशीनरी having a book value of 40,000 was sold for 56,000 और depreciation provided on the machinery is 28,000। तो यहाँ पर मशीन का अकाउंट बनेगा इसके अंदर एडजस्टमेंट में। तो एक ही अकाउंट है वर्किंग नोट से मशीन का अकाउंट, उसको हम पहले वर्किंग नोट से बना लेते हैं। ये हम वर्किंग नोट्स में मशीन का अकाउंट बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मशीन अकाउंट का बैलेंस देखो। मशीन अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, मशीनरी के अंदर ओपनिंग में 280 और क्लोजिंग में 392, 280 एंड 392। ओपनिंग बैलेंस हो गया 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3,92,000। अब एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में दे रखा था एक पुरानी मशीन है जिसपे 42,000 को 56,000 में बेचा है और डेप्रिसिएशन लगाया गया 28,000 रुपये का। 28,000 का डेप्रिसिएशन है और 42,000 की चीज़ आपने 56,000 में बेची है। ठीक, तो डेप्रिसिएशन लगा दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो क्वेश्चन में दे रखा था 28,000। उसके बाद था एक पुरानी मशीन थी 42,000 की जिसको 56,000 में बेचा है, तो आपने जो सेल करी है मशीन की वो करी है 56,000 में, और क्योंकि 42,000 की 56 में बेची है तो 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। वो 14,000 का प्रॉफिट हम डाल देंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन सेल इस मशीन में। अब टोटल जब करते हैं इसका हम, तो बैलेंस निकाल लेते हैं इसका 392 4,20,000 तो हो गया 4,76,000, और 4,76,000 में से ये हमारा 294 माइनस हो जाएगा तो 1,82,000।
ये हमारा आ गया परचेज, जो बैलेंस निकल के आया, परचेज निकला हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब आगे वर्किंग नोट्स में तो कुछ है नहीं, लेकिन अब हम एक एक करके हम बनाते हैं अपनी तीनों एक्टिविटीज। हमारा पहला जो पार्ट है आंसर 32 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला पार्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नोट नंबर 1 में प्रॉफिट दे रखा है, ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस में, ये और इसको नोट नंबर 1 में देखेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग में जो डिफरेंस है 182 और 3,08,000 का, वो है 1,26,000। तो इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब नेट प्रॉफिट में हम रिजर्व, टैक्स और डिविडेंड, मतलब जनरल रिजर्व आपका क्वेश्चन में है नहीं, प्रोविजनल टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, तो जब आपके पास तीनों ही चीज़ें नहीं है तो हम इसी नेट प्रॉफिट को कह सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारे पास बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारे पास होता है, ये हमारी हेडिंग निकल के आती है। ठीक है, 1,26,000। अब आपको इसमें करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। अब पहले देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या इंक्लूड है, क्या आता है, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह या फिर एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ वगैरह आते हैं। तो आपका एक तो डेप्रिसिएशन था जो वर्किंग नोट्स में निकाला था हमने 28,000 का, और इस वर्किंग नोट्स में 28,000 का डेप्रिसिएशन है, और साथ में एक प्रॉफिट ऑन सेल है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा 14,000 पे। इन दोनों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। तो डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 28,000, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी वो लेस करनी है, वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका है 14,000 रुपये। अब उस वर्किंग नोट के अलावा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऐसी और कोई चीज़ नहीं है जिसको हम इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दिखा सकें, ना गुडविल, ना कोई ऐसी चीज़ जो राइट ऑफ कर सकें। इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये लेस करके 28 में 14 माइनस करके हम 14,000 यहाँ दिखा देते हैं। नेट इफेक्ट टोटल करते हमारा आता है 1,40,000। अब ये हमारे पास निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में हमें क्या क्या करना होता है, कुछ चीज़ें ऐड और कुछ चीज़ें लेस करनी होती है ना। तो क्या क्या करते हैं, अगर हमारे पास करंट एसेट्स कम हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो उसको हम ऐड करते हैं, और लेस में करते हैं अगर करंट एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम आइटम्स को डालते हैं अपने बैलेंस शीट देखकर। पहले करंट लायबिलिटीज का ऊपर आइटम दे रखा है ट्रेड पेबल्स में 280 और 182, मतलब कि आपका 19 से 20 में देखते हैं तो टोटल मिलाकर 98,000 लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। 98,000 लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है, तो उसको हम ऐड में डालेंगे। ये आपके ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 98,000 से। इधर और कुछ नहीं है। एसेट साइड पर हमारे पास इन्वेंट्रीज दे रखी हैं 140 से 98, मीन्स आपका 42,000 से कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो इसको हम ऐड में डालेंगे। इन्वेंट्रीज डिक्रीज कर रही हैं 42,000 से। उसके बाद हमारे पास है
4,20,000 और 6,10,000, 2,06,30,000, 2,10,000 से ट्रेड रिसीवर्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ डाल दो। ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा 2,10,000। और आइटम में कोई था नहीं, ये माइनस में हो गया, वो तो ऊपर वाले प्लस में हो गए, तो आपके पास हो गया 98 प्लस 42, 1,40,000 में से माइनस करें 70,000 नेगेटिव में आ रहा है। 70,000 नेगेटिव में आ रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 70,000 रुपये। और 70,000 जो बच रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, हमारे पास वैसे इनकम टैक्स पेड है नहीं, तो हमारा यही पार्ट खत्म हो जाता है। वैसे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है, पर यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ जाएगा, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन से ही है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हमारा ए पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। बी पार्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको एसेट साइड देखनी होती है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास एसेट साइड पर हम देखो इन्वेंट्रीज का हो चुका है, ट्रेड रिसीवर्स का हो चुका है, कैश इन ट्रांसफर्स करने नहीं है, सिर्फ मशीनरी की एडजस्टमेंट है जो हमने वहाँ पर वर्किंग नोट्स बनाई थी। तो हमारे पास वर्किंग नोट्स में एक तो सेल ऑफ मशीन 56,000 और एक परचेज ऑफ मशीन है 182,000। ओपनिंग 2,000 डालना नहीं है आपने, तो परचेज ऑफ मशीन 182 और सेल 56। परचेज ऑफ मशीन हमारा आया था 1,82,000 जो कि माइनस में आएगा, और सेल हमने की थी 56,000 की, और कुछ है ही नहीं हमारे पास इन्वेस्टिंग के अंदर। अब ये फिगर आपके पास जब हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगी 1,26,000, और इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ये आपका बी पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है इसके अंदर, यहाँ देखना है आपको लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड पर आपके पास है क्या, बचा हुआ क्या है। देखो क्वेश्चन में इधर से नीचे में सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ आपके पास इधर से ये खत्म हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, सिर्फ शेयर कैपिटल रह गया और कुछ है ही नहीं। 560 और 630 70,000 से शेयर इशू हो रहे हैं, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और कुछ आइटम है नहीं लायबिलिटी साइड में बचा हुआ आपके पास 70,000 से, और ये भी आपका खत्म होता है, तो इसको 70,000 को हम यहाँ लिख देते हैं, और इसका आंसर भी खत्म हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ज़्यादा आइटम्स नहीं है इसके अंदर, पर ठीक है आपको इन आसान क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इन तीनों एक्टिविटीज को प्लस कर लो। आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आया था 70,000, इसका भी 70,000, तो 70 प्लस 70 आपका 140 में से 126 माइनस करना है, तो आपका 14,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 14,000 आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, जिसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इसमें आपने ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये दे रखा है 84,000 और क्लोजिंग में 98 आना चाहिए, आ ही गया आपका। तो 84,000 हम यहाँ लिखेंगे और इसको प्लस करके क्लोजिंग आपका 98,000 जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो का दोनों क्वेश्चन सेकंड पार्ट खत्म कर लिया, एमसीक्यू पहले खत्म कर लिए थे, और रेशियो का क्वेश्चन भी आज हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने खत्म कर लिया था। तो आपका पूरा सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है, फर्स्ट पार्ट के भी आपके 6 मार्क्स 8 मार्क्स और सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो इस वीडियो के साथ आपका जो पूरा प्रैक्टिस पेपर के मैंने पार्ट्स में आपको सॉल्व कराया है वो सारा पेपर सॉल्व हो गया। इसी तरीके से और प्रैक्टिस पेपर हम एक एक करके करेंगे,
और साथ ही साथ अब अगला हम इकोनॉमिक्स का या बिजनेस का एक प्रैक्टिस पेपर भी पकड़ेंगे, जिसको भी हम इन्हीं पार्ट से थोड़ा करके आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सो बी एट होम, stay safe, stay healthy, and thank you once again for connecting and be connected with Learn Commerce. Thank you once again. Goodbye.